तो ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, लास्ट टाइम हमने बोर्ड पे कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे रिलेटेड टू फंक्शंस। ठीक, और जो एग्जांपल हमने ली थी वो वही प्राइम नंबर्स की थी कि एक रेंज के अंदर अगर आपने प्राइम नंबर डिस्प्ले कराने हो या काउंट करने हो तो हम क्या करेंगे। तो आज उसी बोर्ड पे लिखे हुए कोड को हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो हमने क्या कहा था कि फंक्शन को हम कॉल करते हैं, डिफाइन करते हैं एंड वी नीड देम और वी नीड टू डिक्लेयर देम। 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या हो रहा है, नहीं डिफाइन डिक्लेयर हो रहा है। डिफाइन होता है व्हेन यू पुट कर्ली ब्रैकेट्स और फिर आप उसका कोड लिखते हैं, डेफिनेशन। तो अगर एग्जाम में कहा जाए कि डिफाइन अ फंक्शन दैट डज दिस एंड दिस, तो कुछ बच्चे वो इंग्लिश वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंग्लिश वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी। डिफाइन अ फंक्शन मीन्स कि यू हैव टू राइट द कोड फॉर दैट फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। डिक्लेयर मीन्स कि वी आर लेटिंग द कंपाइलर नो कि फंक्शन का नाम क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, और अगर वो पैरामीटर्स ले रहा है तो उनकी टाइप और उनका नंबर क्या है। तो हम कितने फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, 3 फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। व्हाट इफ आई डू नॉट डिक्लेयर दीज फंक्शंस, तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। ठीक, तो मैं फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं कर रही और मैं इनको कॉल कर रही हूँ और डिफाइन में उनको बाद में कर रही हूँ। एरर नहीं आएगा? यस, लेकिन अभी तो मैंने से पहले भी नहीं किया, तो अभी तो एरर आएगी। ठीक, क्या एरर आ रहा है, इस प्राइम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, काउंट प्राइम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। यानी मेन के अंदर मेरी मैं कर रही हूँ क्या, कॉल कर रही हूँ काउंट प्राइम को। जब मैंने काउंट प्राइम को कॉल किया तो कंपाइलर को नहीं पता कि काउंट प्राइम क्या चीज़ है। ठीक, तो इट मीन्स कि फिर कंपाइलर को बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे फंक्शन को मेन से ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा या फिर मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो लेट्स डिफाइन द फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस को मेन से ऊपर डिफाइन करते हैं, यानी इन तीनों को मैंने कट किया और मैंने मेन से ऊपर डिफाइन किया। ठीक, अब क्या होगा, अब एरर नहीं आएगा आपको लगता है? अच्छा, लेट्स सी क्या एरर आता है। डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अब मैंने डिफाइन कर ली। ठीक है, तो अब कंपाइलर को हम कम से कम बता तो रहे हैं कि फंक्शन का नाम क्या है मेन से पहले, ये कॉल करने से पहले हम बता रहे हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है और वो क्या ले रहे हैं, और साथ में कोड भी बता रहे हैं। तो अब एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन एरर अब भी आएगा। वाई? बिकॉज वो क्या कह रहा है कि इस प्राइम के अंदर काउंट फैक्टर्स इज नॉट डिक्लेयर्ड। मैंने सारे फंक्शन डिफाइन तो कर लिए, लेकिन काउंट प्राइम वाला फंक्शन देखें वो किसको कॉल कर रहा है, वो इस प्राइम को कॉल कर रहा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्राइम तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि इस प्राइम की डेफिनेशन फिर काउंट प्राइम से ऊपर होनी चाहिए थी। ठीक, हमने तीनों की डेफिनेशन ऊपर तो कर ली, तो जब तक हम मेन में पहुंचेंगे तब तक तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि काउंट प्राइम क्या है। लेकिन मेन से पहले जब वो इन फंक्शंस को देखेगा तो काउंट प्राइम के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इस प्राइम को कॉल कर रहे हैं। अब इस प्राइम तो काउंट प्राइम से ऊपर ना डिक्लेयर हुआ है ना डिफाइन हुआ है, तो इट मीन्स कि फिर इस प्राइम को कहाँ होना चाहिए था, काउंट प्राइम से ऊपर डिफाइन होना चाहिए था। तो इसकी डेफिनेशन को मैं कट करके किससे ऊपर करूँ, काउंट प्राइम से ऊपर कर दूँ। लेकिन इसमें अब क्या आएगा, अब जब इस प्राइम को देखेगा कंपाइलर तो उसको नहीं पता कि काउंट फैक्टर्स क्या चीज़ है। तो इट मीन्स कि फिर काउंट फैक्टर्स को भी सबसे ऊपर होना चाहिए था। ठीक, तो मैंने काउंट फैक्टर्स को कट करके यहाँ पे कर लिया। इट मीन्स कि फंक्शन को हम मेन से ऊपर डिफाइन तो कर सकते हैं ताकि मेन में जब कंपाइलर उसको देखे तो वो इसको ऑर्गेनाइज कर सके, लेकिन फिर हमें उधर थोड़ा सा ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक, तो लेट्स होप कि अब कोई एरर ए एंड बी, अच्छा वो यहाँ पे है। ठीक, कहाँ गया वो ए और बी, इसको ए बी इसको कहते हैं 1 और ये दरवाज़ा बंद कर लें प्लीज़।
तो अब एरर नहीं आ रहा। ठीक, तो या तो हम फंक्शंस को मेन से ऊपर डिफाइन करें, उसका एक वो क्या है कि पहले हमें थोड़ा ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा, और इसका दूसरा नुकसान क्या है कि मेरा प्रोग्राम कर क्या रहा है मुझे अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। मुझे एक फंक्शन डेफिनेशन नज़र आ रही है, मुझे दूसरी नज़र आ रही है, मुझे तीसरी नज़र आ रही है, और मेन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का वो मुझे बहुत देर बाद नज़र आ रहा है। ठीक, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि मेन मुझे सबसे पहले नज़र आना चाहिए। तो मेन मुझे पहले नज़र आना चाहिए, और एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि कंपाइलर को भी पता हो कि फंक्शंस क्या हैं। सो द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज़ कि आप फंक्शंस को डिफाइन मेन के बाद करें और डिक्लेयर मेन से पहले करें। सो यहाँ पे हम किस नतीजे तक पहुँचे कि यू कैन डिफाइन द फंक्शंस बिफोर मेन, बट द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज़ कि आप डिफाइन मेन के बाद करें, और इन ऑर्डर टू मेक द कंपाइलर रिकग्नाइज की क्या चीज़ें हैं हमें इनको मेन से ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है? फंक्शन डेफिनेशन की तरह ही चीज़ होती है, उसकी फर्स्ट लाइन होती है। ठीक, और यूजुअली फंक्शन डिक्लेरेशन में फिर जो पैरामीटर होते हैं उनको हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, अच्छा, तो ऑर्डर वाली बात नहीं समझ आई। देखें, अगर हम इन तीनों फंक्शंस को यहाँ पे डिफ़ाइन करते, तो अगर मैंने इस प्राइम को पहले डिफ़ाइन किया होता और काउंट फैक्टर्स को मैंने इस प्राइम के बाद डिफ़ाइन किया होता, तो कंपाइलर जब इस प्राइम को देख रहा था, फॉर एग्जांपल देखें ना यहाँ पे, अगर मैंने इस फंक्शन को मेन से ऊपर डिफ़ाइन किया होता, ठीक, और काउंट प्राइम को मेन से ऊपर लेकिन इस प्राइम के बाद डिफ़ाइन किया होता, तो कंपाइलर जब इस प्राइम के डेफिनेशन में आता तो उसको काउंट फैक्टर नज़र आता, और काउंट फैक्टर तो इस प्राइम के बाद डिफ़ाइन हो रहा है, तो फिर वही एरर आता। ठीक, तो फिर यहाँ पे मैं किसका ऑर्डर, हम फिर उस फंक्शन को सबसे ऊपर रखते जो ख़ुद किसी और को कॉल नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम किसको रखते? काउंट प्राइम को, बिकॉज काउंट प्राइम किसी और को काउंट प्राइम को नहीं, काउंट फैक्टर्स को हम सबसे पहले ऊपर रखते, बिकॉज काउंट फैक्टर्स के अंदर कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। फिर हम इस प्राइम को रखते, इस प्राइम के अंदर अगर काउंट फैक्टर्स कॉल हो भी रहा है तो कंपाइलर उसको पहले देख चुका है, और ये जो काउंट प्राइम है इसको हम सबसे आखिर में रखते हैं, बिकॉज ये किसको कॉल कर रहा है? इस प्राइम को कॉल कर रहा है। तो अगर आप फंक्शंस को डिफाइन करते हैं मेन से ऊपर, तो फिर हमें ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है कि वो फंक्शन जो किसी और में कॉल हो रहा है उसकी डेफिनेशन उस फंक्शन से पहले होनी चाहिए। इसीलिए द गुड प्रोग्राम प्रैक्टिस इज कि आप सिर्फ डिक्लेयर उसको मेन से ऊपर करें, डिफाइन उसको बाद में करें। तो डिक्लेरेशन में द ऑर्डर डजंट मैटर नाउ। देखें ना, अब अगर मैं इस प्राइम को ऊपर भी लिख दूं तो हम यहाँ पे कंपाइलर को सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस प्राइम का नाम क्या है, उसके पैरामीटर लिस्ट क्या है, वो रिटर्न क्या करेगा। वो इस प्राइम की बॉडी में यहाँ पे तो नहीं जा रहा, क्यों? उस केस में क्या हो रहा था? उस केस में तो हमने चूँकि डेफिनेशन ऊपर दी हुई थी तो इस प्राइम की बॉडी में जा रहा था, उधर उसको काउंट प्राइम नज़र आ रहा था, या जो भी था काउंट फैक्टर नहीं नज़र आ रहा था। अब तो ये मसला नहीं है। ठीक, सो द गुड प्रोग्राम प्रैक्टिस इज कि यू शुड डिक्लेयर द फंक्शंस बिफोर मेन एंड डिफाइन द फंक्शंस आफ्टर मेन। अच्छा, कुछ फंक्शन हमने कहा था कि ऐसे होते हैं जिनको बाहर से किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती और ना ही उन्हें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल काउंट प्राइम क्या कर रहा है? काउंट प्राइम ने एक सर्टेन रेंज में 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर डिस्प्ले करने हैं, तो इसको बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए और ना ही ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो इसकी पैरामीटर लिस्ट भी एम्प्टी है, इसकी रिटर्न टाइप भी क्या है? वॉइड है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल इस प्राइम ने अगर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है तो वो किसी नंबर के लिए कहेगा कि वो प्राइम है या नहीं। इट मीन्स कि इस प्राइम को हमने कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है, और फिर इस प्राइम क्या कर रहा है? इस प्राइम फिर कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न भी कर रहा है। इसी तरह काउंट फैक्टर्स का भी है, उसको भी उसने किसके फैक्टर्स काउंट करने हैं? किसी वेरिएबल के फैक्टर, किसी नंबर के फैक्टर्स काउंट करने हैं। तो इट मीन्स कि काउंट फैक्टर्स को कॉल करते वक्त वी नीड टू पास सम इन्फॉर्मेशन, और काउंट फैक्टर फिर क्या करता है? उसके फैक्टर्स रिटर्न करके देता है। सो अगर हम कहें कि पैरामीटर्स वाइज और रिटर्न के हिसाब से हमारे पास कितनी कम्बिनेशन बन सकती हैं, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि नो पैरामीटर, ना ही पैरामीटर लेंगे और ना ही कुछ रिटर्न करेंगे। कुछ ऐसे होंगे
जो कि पैरामीटर्स तो लेंगे लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों लेंगे, पैरामीटर्स देंगे भी और वैल्यू रिटर्न भी करेंगे, और कुछ होंगे जो पैरामीटर्स लिए बगैर कुछ रिटर्न करेंगे। ठीक, सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा, तो पैरामीटर किसे कहते हैं बेसिकली? पैरामीटर इज दैट इंफॉर्मेशन विच इज पास टू द फंक्शन। तो काउंट फैक्टर्स के कितने पैरामीटर्स हैं? काउंट फैक्टर्स के कितने पैरामीटर्स हैं? एक ही पैरामीटर है और वो रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर वैल्यू। तो रिटर्न चूंकि एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है तो हम उसकी टाइप यहाँ मेंशन करते हैं। इस प्राइम के कितने पैरामीटर्स हैं? एक पैरामीटर, और वो जिसको रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप क्या है? बूल। जबकि काउंट प्राइम के ना तो कोई पैरामीटर्स हैं और ना ही वो कुछ रिटर्न कर रहा है। सो पैरामीटर इज के फंक्शन बाहर से क्या एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, तो इस प्राइम बाहर से क्या एक्सेप्ट करेगा? कोई नंबर एक्सेप्ट करेगा, और ये नंबर कौन पास करेगा? इसको, जो कि इसको कॉल करेगा। इस प्राइम को कौन कॉल कर रहा है? मेन नहीं, मेन काउंट प्राइम को कॉल कर रहा है, और काउंट प्राइम जो है वो इस प्राइम को कॉल कर रहा है। तो इस प्राइम को कॉल करते वक्त जो वैल्यू मैं पास करती हूँ वो किसको मिल जाएगी? ये आई की वैल्यू किसको मिल जाएगी? नम को मिल जाएगी। ठीक, तो हम क्या कहते हैं कि आई जो है इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और नम को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर जो होता है वो फंक्शन की डेफिनेशन में होता है विद रिस्पेक्ट कि इस प्राइम का पैरामीटर क्या है? नम, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कॉलिंग फंक्शन की, कॉलिंग फंक्शन इसको क्या पास कर रहा है। तो इधर मैं कहूँगी कि आई इज़ एन आर्ग्यूमेंट एंड नम इज़ द पैरामीटर। और इसके दूसरे नाम क्या है? हम ये भी कह सकते हैं कि नम इज़ द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ इस प्राइम एंड आई इज़ द एक्चुअल पैरामीटर ऑफ इस प्राइम। ठीक है, तो दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक, ये फंक्शन कैसे काम करेगा? सबसे पहले वी हैव टू वेरिएबल्स, फिलहाल इसको इग्नोर करें, ए बी को। हमने काउंट प्राइम को कॉल किया। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है? नाउ दिस फंक्शन कॉल, हाउ डू वी नो इट्स अ फंक्शन कॉल? अ फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। ठीक, तो फंक्शन के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और फिर एक फंक्शन को डिफाइन भी करना होता है। या तो हमें खुद से डिफाइन करना होगा, या अगर हम खुद डिफाइन नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन जिसकी फिर हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। अच्छा, काउंट प्राइम जब कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? काउंट प्राइम की डेफिनेशन में जाएगा। हम यहाँ पे आ गए, और जब हम यहाँ पे आ गए तो काउंट नाम का वेरिएबल ये बनेगा। ये कहाँ बनेगा? ये काउंट प्राइम के स्टैक में बनता है। तो जब भी एक फंक्शन कॉल होता है उसका एक स्टैक बनता है। ठीक, और उस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो उस फंक्शन के स्टैक को बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे मेन को देखें तो मेन के अंदर भी दो वेरिएबल्स हमें नज़र आ रहे हैं, बल्कि तीन नज़र आ रहे हैं, ए बी काउंट। ये तीनों वेरिएबल कहाँ होंगे? ये मेन के स्टैक में होंगे। ठीक, काउंट प्राइम को जब हमने कॉल किया और हम काउंट प्राइम में आए तो काउंट प्राइम के स्टैक में क्या होगा? काउंट। तो काउंट इज द लोकल वेरिएबल ऑफ काउंट प्राइम एंड ए बी काउंट आर द लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। तो ये वाला काउंट सेम नहीं हुए, नाम सेम है लेकिन इनका स्कोप डिफरेंट है। ये वाला काउंट मेन के स्टैक को बिलोंग करता है, जबकि ये वाला काउंट काउंट प्राइम के स्टैक को बिलोंग करता है। तो दिस काउंट इज लोकल टू काउंट प्राइम एंड दिस काउंट इज लोकल टू मेन। दैट्स हम लोग क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, बिकॉज ये एक खास स्कोप उस फंक्शन तक ही होता है। अच्छा, जब हम काउंट प्राइम पे आए, काउंट 0 हो गया, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? लूप स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टाइम 1 इज लेस देन इक्वल टू 100। यस, हम कहाँ पे आए? इस प्राइम में आए। ठीक, इफ को क्या मिल रहा है? एक फंक्शन कॉल मिल रहा है। तो इफ कब डिसीजन ले सकता है? कि जब उसको या तो 0 मिले या नॉन 0 मिले। फिलहाल को 0 नॉन 0 कुछ नहीं मिल रहा, इसको क्या मिल रहा है? फंक्शन कॉल। इट मीन्स कि इट कैन नॉट टेक डिसीजन नाउ। कब तक डिसीजन नहीं ले सकता? जब तक कि इस प्राइम की जगह पे 0 या नॉन 0 आ ना जाए। तो वो कब आएगा? इस प्राइम चूंकि खुद एक फंक्शन कॉल है तो अब कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? इस प्राइम में चला जाएगा। और ये आई वेरिएबल ये किसके स्टैक में है? ये नहीं,
नहीं, किस फंक्शन के स्टैक में है आई? देखिए काउंट वेरिएबल जो है वो किसके स्टैक में है? काउंट प्राइम के स्टैक में है। काउंट इज ए लोकल वेरिएबल ऑफ काउंट प्राइम। आई जो है, आपकी बात ठीक है कि इसका स्कोप जो है वो फॉर लूप में ही है, लेकिन इसके लिए भी अगर स्टैक बनेगा तो फिलहाल ये आई जो है लोकल टू द फॉर लूप ही है। इस प्राइम को जब हमने कॉल किया तो आई की वैल्यू क्या थी? 1। ये 1 किसको मिल जाएगी? इस प्राइम को जब हमने कॉल किया तो इस प्राइम में सबसे पहले कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है हमें? नम। ये नम क्या है? ये लोकल वेरिएबल टू इस प्राइम है। तो नम सबसे पहले किसके स्टैक में बनेगा? इस प्राइम के स्टैक में सबसे पहले नम बन जाएगा और उसको वैल्यू क्या मिलेगी? जो कि हमने वहाँ से पास की थी। हमने यहाँ से क्या पास किया था? 1 पास किया था। 1 किसको मिल जाएगा? नम को मिल गया। ठीक, तो इसको अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो इट इज समथिंग लाइक कि पहले था हमारे पास मेन का स्टैक। मेन के स्टैक में एक ए नाम का वेरिएबल था, जो भी वैल्यू थी इसकी हमने क्या रखी थी? सपोज 1। बी नाम का वेरिएबल था 10। काउंट नाम का वेरिएबल था जिसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी। फिर हमने क्या कॉल किया था मेन स्टैक से? हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया था? काउंट प्राइम का कॉल किया था। ठीक, हमने कोड में लिखा हुआ था काउंट प्राइम, इसको हम कॉल कर रहे थे। जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो क्या हो जाएगा? किसका स्टैक बनेगा? काउंट प्राइम का स्टैक बनेगा। उस स्टैक में हमें काउंट नाम का एक वेरिएबल नजर आया जिसको हमने वैल्यू दी थी 0। फिर फॉर लूप में आई स्टार्ट हो गया था, तो आई था जो कि फॉर के उसमें है। ठीक, आई की वैल्यू क्या मिल गई थी? 1। फिर हमने इसी के अंदर किसको कॉल किया? काउंट, इस प्राइम को कॉल किया, सॉरी इस प्राइम को जब हमने कॉल किया तो हमने क्या पास की? हमने आई पास किया। जैसे ही इस प्राइम कॉल होगा तो किसका स्टैक बनेगा? इस प्राइम का स्टैक बनेगा। और इस प्राइम का जो स्टैक बनेगा सबसे पहले इसके स्टैक में कौन सा वेरिएबल बनेगा? जो कि इसके पैरामीटर लिस्ट में है। इस प्राइम के पैरामीटर लिस्ट में हमने क्या लिखा हुआ था? इंट नम लिखा था। तो सबसे पहले इसके स्टैक में नम नाम का वेरिएबल बन जाएगा जिसको क्या वैल्यू मिली थी? जो कि हमने यहाँ से पास की थी। तो हमने यहाँ से क्या पास किया है? आई पास किया है। आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 किसको मिल गया? नम को। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? तो नम को आई की वैल्यू मिल गई है। फिर क्या होगा? हम क्या चेक कर रहे हैं? कहाँ तक पहुँचे हम लोग? यहाँ तक पहुँचे। नम को आई की वैल्यू मिल गई। हम इसकी डेफिनेशन में पहुँचे, हमें इफ़ नज़र आ रहा है। इफ़ तब तक डिसीजन नहीं ले सकता जब तक कि इसको यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ना मिल जाए। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में हमें क्या नज़र आ रहा है? इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर क्या करता है? लेफ्ट को राइट से कंपेयर करता है। अब राइट में तो ट्रू की वैल्यू है, लेकिन लेफ्ट में इसको वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो ये क्या करेगा? जब तक वैल्यू नज़र नहीं आएगी इफ़ कैन नॉट मेक अ डिसीजन। ठीक, तो काउंट फैक्टर्स क्या है? दोबारा से फंक्शन कॉल है। हम कहाँ जाएंगे? काउंट फैक्टर्स की बॉडी में जाएंगे और क्या पास कर रहे हैं? नम पास कर रहे हैं। जब हम काउंट फैक्टर्स की बॉडी में गए, काउंट फैक्टर्स, तो काउंट फैक्टर्स का स्टैक बनेगा। किसका स्टैक बनेगा? काउंट फैक्टर्स का स्टैक बनेगा। और काउंट फैक्टर के स्टैक में स्टैक, हम स्टैक बनाते जा रहे हैं। ठीक, और काउंट फैक्टर के स्टैक में सबसे पहले कौन सा वेरिएबल बनेगा? एक फंक्शन के स्टैक में सबसे पहले कौन सा वेरिएबल बनता है? जो कि उसकी पैरामीटर लिस्ट में होता है। इसकी पैरामीटर लिस्ट में क्या है? x। तो सबसे पहले यहाँ बनेगा काउंट फैक्टर्स के स्टैक में x नाम का वेरिएबल बन जाएगा। और जैसे ही ये बनेगा इसको क्या वैल्यू मिल रही है? हमने यहाँ से किसको कॉल किया था? हमने इस प्राइम से काउंट फैक्टर्स को कॉल किया था और हमने क्या पास किया था? नम। तो x को नम की वैल्यू मिल गई। इस x को इस नम की वैल्यू मिल गई लाइक दिस। ठीक, अब अगर आप देखें तो ना तो इस प्राइम का स्टैक अभी तक डिस्ट्रॉय हुआ है, ना ही काउंट प्राइम का स्टैक डिस्ट्रॉय हुआ है अब तक, और ना ही मेन का स्टैक डिस्ट्रॉय हुआ है। बिकॉज अभी तक कोई फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ। मेन का स्टैक अब तक क्यों है? बिकॉज मेन अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि इसने किसको कॉल किया था? काउंट प्राइम को कॉल किया था। फिर काउंट प्राइम का स्टैक बन गया था और अभी काउंट प्राइम के हम एंडिंग ब्रैकेट तक नहीं पहुँचे थे। किसने किसको कॉल किया था? इस प्राइम को। तो फिर इस प्राइम का स्टैक बन गया था
और इस प्राइम ने भी किसको कॉल किया था, काउंट फैक्टर को कॉल किया था, तो फिर काउंट फैक्टर का स्टैक बन गया। ठीक, तो इस तरह जिस जिस फंक्शन को हम कॉल करते जा रहे हैं उसके स्टैक बनते जा रहे हैं और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पैरामीटर को मिल रही है। ठीक, अब x में क्या है आपके पास 1। अब क्या हो रहा है, काउंट नाम का वेरिएबल दोबारा बन रहा है। ये काउंट किसके स्टैक में है, ये काउंट फैक्टर के स्टैक में है। ठीक, और यहाँ पे हम क्या, और ये आई ये भी कहाँ पे है, ये फॉर का जो भी लोकल स्टैक है वहाँ पे आई बन जाएगा। तो बेसिकली ये कोड क्या कर रहा है, ये 1 से लेकर हाफ तक चेक कर रहा है कि उस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये लूप अब फर्स्ट टाइम जब 1 भेजेंगे, x की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा। x/2 क्या होता है, 1/2 इज 0 बिकॉज इंटीजर डिवीजन है, तो ये तो लूप चलेगा ही नहीं। और काउंट की वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी 1, विच मेक सेंस कि 1 के कितने फैक्टर हैं, एक ही फैक्टर है। अब सॉरी, अब हम रिटर्न कर रहे हैं किससे, काउंट फैक्टर्स। सो काउंट फैक्टर्स इज द फर्स्ट फंक्शन जिससे हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो काउंट फैक्टर के स्टैक में क्या हुआ, काउंट नाम का वेरिएबल बन गया था जिसकी वैल्यू 1 थी और वो वैल्यू चेंज नहीं हुई बिकॉज हम फॉर लूप में गए ही नहीं। और हमने काउंट फैक्टर से अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू रिटर्न कर लो। किसको रिटर्न करो, जिसने काउंट फैक्टर को कॉल किया था। काउंट फैक्टर को किसने कॉल किया था, इस प्राइम ने कॉल किया था। तो ये काउंट फैक्टर काउंट की वैल्यू किसको रिटर्न कर लेगा, इस प्राइम को रिटर्न कर लेगा। और जैसे ही रिटर्न करेगा ये स्टैक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे खुद ब खुद। ठीक, तो काउंट की वैल्यू रिटर्न तो हो गई है इस प्राइम पे, लेकिन किस जगह पे रिटर्न हुई है, जहाँ से कॉल गई थी। इस प्राइम को कॉल कहाँ से गई थी, सॉरी काउंट फैक्टर्स को कॉल इस प्राइम में कहाँ से गई थी, यहाँ से गई थी, यहाँ से कॉल गई थी ना। जो वैल्यू रिटर्न हुई है, क्या वैल्यू रिटर्न हुई है, काउंट की वैल्यू 1, वो कहाँ पे आ जाएगी, इसकी जगह पे आती है। तो जो भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं वो किसकी जगह पे आ जाती है, फंक्शन कॉल की जगह पे आ गई। अब 1 क्या 2 के इक्वल है, नो, तो फॉल्स। हम कहाँ से जाएंगे, एल्स पे, और हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। अब इस प्राइम रिटर्न हो रहा है और अब ये फॉल्स किसको रिटर्न करेगा, जिसने इस प्राइम को कॉल किया था। इस प्राइम को किसने कॉल किया था, काउंट प्राइम ने कॉल किया था। तो फॉल्स किसको रिटर्न होगा, काउंट प्राइम को रिटर्न होगा। और कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से इस प्राइम कॉल हुआ था। इस प्राइम कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्राइम आई की जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगा। सो बेसिकली जैसे ही इस प्राइम रिटर्न हुआ, इसका स्टैक भी डिस्ट्रॉय हो गया और इसने जो फॉल्स वैल्यू रिटर्न की, किसको रिटर्न की, काउंट प्राइम को रिटर्न की। और काउंट प्राइम में वो कहाँ पे रिटर्न हुई, जहाँ से कॉल हुआ था। यहाँ से इस प्राइम कॉल हुआ था, यहाँ पे फॉल्स आ गया। जब इफ़ को फॉल्स मिल गया, इट मीन्स कि दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला काउंट अपडेट ही नहीं हो रहा, वी आर नॉट काउंटिंग इट एज अ प्राइम नंबर, ना ही वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, अभी आई की वैल्यू 1 थी ना, आई की वैल्यू 1 थी, हम फॉर लूप की बॉडी में आए, फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया 1 आइट्रेशन। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये तो पहली आइट्रेशन थी ना, पहली आइट्रेशन में इस प्राइम कॉल हुआ 1 के लिए, इस प्राइम ने काउंट फैक्टर को कॉल किया 1 के लिए, काउंट फैक्टर ने उसके फैक्टर रिटर्न किए इस प्राइम को, इस प्राइम ने फॉल्स रिटर्न किया यहाँ पे। लेकिन ये सारा काम किसके लिए हो रहा था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 के लिए हो रहा था। आई की वैल्यू क्या हो गई 2, क्या 200 से लेस है, यस। हम कहाँ जाएंगे, इस प्राइम, और अब इस प्राइम दोबारा से कॉल होगा और अब आई की वैल्यू क्या जा रही है 2। तो इस प्राइम तो डिस्ट्रॉय हो गया था, हम काउंट प्राइम में आए, काउंट प्राइम में काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं हुई बिकॉज 1 वॉज नॉट अ प्राइम नंबर। और आई की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो गई 2 हो गई थी। अब इस प्राइम को क्या मिल रहा है, आई। इस प्राइम जब कॉल होगा दोबारा से अब ये स्टैक बनेगा, ये वाला स्टैक, इस प्राइम वाला स्टैक दोबारा से बनेगा। और सबसे पहले कौन सा वेरिएबल बनेगा, एक फंक्शन का स्टैक जब बनता है तो सबसे पहले उसके अंदर कौन सा वेरिएबल बनता है,
जो कि उसके पैरामीटर लिस्ट में होता है। इस प्राइम के पैरामीटर लिस्ट में क्या है, हमने यहाँ से 2 पास किया, ये 2 किसको मिला, इस प्राइम के पैरामीटर को मिला, और इस प्राइम के पैरामीटर क्या है, नम। तो इस प्राइम के स्टैक में दोबारा से नम नाम का वेरिएबल बन जाएगा। इस प्राइम के स्टैक में दोबारा से नम नाम का वेरिएबल बन जाएगा, और इस नम को क्या वैल्यू मिल रही है, जो कि हम वहाँ से पास कर रहे हैं। हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ से, आई की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो नम में आ गया 2। ठीक, इस प्राइम क्या कर रहे हैं, फिर से नम में 2 आ गया, हम इफ में आए, दोबारा से फंक्शन कॉल हो रहा है। दोबारा किसका स्टैक बनेगा, काउंट फैक्टर्स का। काउंट फैक्टर को हम क्या पास कर रहे हैं, 2। ये 2 किसको मिल जाएगा, काउंट फैक्टर्स के पैरामीटर x को मिल गया। ठीक, तो जो काउंट फैक्टर्स कॉल हुआ, इस प्राइम ने क्या किया, काउंट फैक्टर्स को कॉल किया, इसने पास किया नम। इतनी डिटेल में इसलिए कर रही हूँ कि जब हम रिकर्शन पढ़ेंगे तो वो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, काउंट फैक्टर्स का स्टैक बना, और उसके स्टैक में सबसे पहले कौन से वेरिएबल बनेगा, ये काउंट फैक्टर्स की पैरामीटर लिस्ट में है। काउंट फैक्टर के पैरामीटर लिस्ट में x नाम के वेरिएबल है, तो x को किसकी वैल्यू मिली, जो हमने यहाँ से पास की। हमने यहाँ से क्या पास किया, 2 पास किया, x की वैल्यू हो गई 2। काउंट फैक्टर्स अब क्या करेगा, 2 के फैक्टर्स को काउंट करेगा। काउंट फैक्टर्स में x की वैल्यू 2 मिल गई, और ये काउंट वेरिएबल दोबारा से बनेगा, और उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। और अब लूप कहाँ से जाएगा, लूप के लिए दोबारा से i नाम का वेरिएबल बना, और i 1 से लेकर x/2 तक जाएगा, तो 1 से लेकर 1 तक जाएगा, और चूंकि वो फैक्टर है तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। काउंट फैक्टर अब क्या रिटर्न करेगा, काउंट की वैल्यू। ठीक, जैसे ही रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, इस प्राइम को। ये स्टैक डिस्ट्रॉय हो गया, 2 की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, 2 की वैल्यू इस प्राइम में इस फंक्शन कॉल की जगह पे आ गई, इसकी जगह पे 2 आ गया। क्या 2 के इक्वल है, यस। तो इसने ट्रू रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, जहाँ से इस प्राइम कॉल हुआ था। इस प्राइम कहाँ से कॉल हुआ था, काउंट प्राइम, तो इस प्राइम की जगह यहाँ पे आ गया ट्रू। ठीक, तो अब इस प्राइम ने क्या किया, ट्रू रिटर्न किया, और ये स्टैक दोबारा से डिस्ट्रॉय हो गया, और हम ट्रू कहाँ पे रिटर्न हो गया, काउंट प्राइम में। और जब काउंट प्राइम में ट्रू आ गया, तो अब काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, यानी पहला प्राइम नंबर उसको मिल गया है, और वो डिस्प्ले भी हो गया। ठीक, उसके बाद क्या होगा, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 तो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इस प्राइम अब 3 के लिए कॉल होगा, वो फिर काउंट फैक्टर को 3 पास करेगा, वो 3 के फैक्टर्स काउंट करेगा। काउंट फैक्टर्स पे इस प्राइम को 3 के फैक्टर्स भेजेगा, इस प्राइम चेक करेगा कि वो 2 है या नहीं है, अकॉर्डिंगली वो ट्रू फॉल्स भेजेगा, और अगर तो वो प्राइम होगा तो काउंट इंक्रीमेंट होगा, एल्स काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि एक नंबर प्राइम तभी होता है जब उसके फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 हों। नहीं, अब फैक्टर्स हम यहाँ से भेज रहे हैं, काउंट फैक्टर से। यहाँ पे देखें, ये जो है काउंट फैक्टर्स, ये जो भी नंबर इसको भेजा जाएगा उसके फैक्टर्स काउंट करेगा, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4, वो एक काउंट भेजेगा। वो काउंट कहाँ भेजेगा, जो इसको कॉल कर रहे हैं। काउंट फैक्टर्स को कौन कॉल कर रहा है, इस प्राइम कॉल कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्राइम जो भी नंबर भेजेगा उसके फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर उसने 1 भेजा तो 1 का एक ही फैक्टर था, तो यहाँ पे 1 आ गया था, बट 1 वॉज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, तो उसने फॉल्स भेजा। ठीक, जब इसने 2 भेजा था तो 2 के 2 ही फैक्टर्स थे, तो इसने ट्रू कहा था। जब इसने 3 भेजा तो 3 के भी 2 ही फैक्टर्स थे, तो इसने ट्रू भेजा था। और ट्रू किसको भेजते हैं, ये जो ट्रू है ये इस प्राइम किसको वापस करेगा, जिसने इस प्राइम को कॉल किया था यहाँ पे। तो जब जब ट्रू मिलेगा तब तब ये वाला काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये काउंट बेसिकली कब इंक्रीमेंट होगा, जब जब इस प्राइम ट्रू भेजेगा। और इस प्राइम ट्रू कब भेजेगा, जब उस नंबर के फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होंगे। जी,
सही है, ठीक। सो मुश्किल कोड लिखने की जरूरत है, फॉर लूप में आसान सा कोड। फॉर लूप में आसान सा कोड आप बना सकते हैं इसका। चलिए मैं आपसे कहती हूँ फॉर लूप में आसान सा कोड बनाना काउंट करना है। यस, काउंट करना है और डिस्प्ले भी करना है। ये कोई मुश्किल नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली मेन के अंदर किसको कॉल कर रहे हैं, काउंट प्राइम को। काउंट प्राइम क्या कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक बार बार किसको कॉल कर रहा है, इस प्राइम को कॉल कर रहा है। ठीक, तो वो 1 पे इस प्राइम को कॉल करेगा, 2 पे इस प्राइम को कॉल करेगा, 3 पे इस प्राइम को कॉल करेगा, लाइक दिस। फॉर लूप लगाया ना, तो फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, इस प्राइम को इन सब पे कॉल कर रहे हैं, और जिस जिसके लिए इस प्राइम ट्रू रिटर्न कर रहा है सिर्फ उन्हीं को काउंट कर रहे हैं। और इस प्राइम फिर क्या कर रहा है, इस प्राइम आगे से कॉल कर रहे हैं, काउंट प्राइम ने इस प्राइम को कॉल किया, मेन ने काउंट प्राइम को कॉल किया, इस प्राइम ने किसको कॉल किया, काउंट फैक्टर्स को। तो काउंट फैक्टर्स जो भी नंबर पास होता है उसके फैक्टर्स इस प्राइम को भेजता है। अगर तो वो फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होंगे तो इस प्राइम ट्रू भेजेगा किसको, काउंट प्राइम को, और काउंट प्राइम अकॉर्डिंगली अपने काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। सो ये था सारा कॉन्सेप्ट फंक्शंस का, कि किस तरह एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, किस तरह वैल्यू रिटर्न होती है, और क्या मतलब है पैरामीटर्स का, और क्या मतलब होता है रिटर्न का। क्लियर है सबको? इस तरह कुछ फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, मतलब कोई एक सीरीज है जैसे इसकी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फिर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 1, इस तरह सीरीज चलती है ना, फिर फॉर लूप भी चलाएंगे तो फंक्शन पे यूज कर सकते हैं। यस, फैक्टोरियल आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब फैक्टोरियल के लिए अलग करें। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि एक फंक्शन डिफाइन करें जो कि काउंट करे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को, तो इसका फ़ायदा क्या होगा इस कोड का, आपने क्या करना होगा सिर्फ कि काउंट प्राइम की जगह आप किसको काउंट कर रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग को काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, इस प्राइम की जगह पे आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसकी डेफिनेशन इतनी चेंज नहीं होगी, आपको किस को चेंज करने की ज़रूरत होगी, आर्मस्ट्रॉन्ग वाले को चेंज करने की ज़रूरत होगी। इसका काम है काउंटिंग करना बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, वो करता रहेगा। ठीक, तो इस तरह जब हम लॉजिक को सेपरेट करते हैं तो हमें समझना आसान होता है कि हमने कहाँ पे चेंजेस करनी है। आप कह रहे हैं फैक्टोरियल्स को काउंट करो, फैक्टोरियल को काउंट करो, यस, कि 1 से लेकर 100 तक हर नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले करो, ऐसे कह रहे हैं ना, 1 से लेकर 100 तक हर एक नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले करो। ये क्वेश्चन उन्होंने दिया था सर तो इसमें फैक्टोरियल फॉर्म करना था, अपॉन में था और फ्रैक्शंस में थे, तो प्लस फिर उसमें फैक्टोरियल लिया था, दूसरे वैल्यू में फिर तीसरे वैल्यू में फैक्टोरियल था। इस तरह का मैं समझा, मेरे पास हुआ तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक, फंक्शंस के थ्रू हम किसी भी कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सब? फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल उस फंक्शन में चला जाता है। रिटर्न का क्या मतलब होता है कि कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन में आता है और वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होती है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ होता है। पैरामीटर क्या मतलब होता है कि हम वैल्यू सिर्फ पास कर रहे होते हैं, वेरिएबल अलग अलग बनते हैं। ठीक, अच्छा जी, अगर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है तो हमने क्या देखा कि जब वो वैल्यू रिटर्न करता है तो वो वैल्यू कहाँ पे आ जाती है, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। इट मीन्स कि फंक्शन कॉल कैन बी यूज जस्ट एज अ वैल्यू। इसका मतलब है कि क्या मैं इसको, अगर मैं इस कोड को चेंज करना चाहूँ और मैं कहूँ कि काउंट प्राइम जो है वो इस फंक्शन के अंदर ही मुझे काउंट डिस्प्ले ना करे, बल्कि काउंट प्राइम जिस रेंज में काउंट डिटरमिन कर रहा है वो वैल्यू मुझे मेन के अंदर एक्सेसिबल हो। यानी अगर मैं काउंट प्राइम को कॉल करूँ मेन के अंदर, ठीक, तो जितने भी प्राइम नंबर्स उस रेंज में हैं उसका काउंट मुझे मेन के अंदर भी एक्सेसिबल हो। फिलहाल काउंट प्राइम कुछ रिटर्न नहीं करा ना, काउंट प्राइम काउंट डिटरमिन तो कर रहा है लेकिन उसी के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। यू कैन सी काउंट प्राइम ने काउंट की वैल्यू निकाली और काउंट की वैल्यू इधर ही डिस्प्ले कर ली, रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है
कि मुझे इस कंसोल पे तो काउंट नज़र आ जाएगा, लेकिन वो वैल्यू मेरे पास मेन के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। व्हाट इफ़ आई वांट टू यूज़ दैट वैल्यू इन मेन, मुझे मेन पे उसमें मज़ीद कुछ काम करना है, तो फिर इट मीन्स कि काउंट प्राइम को क्या करना चाहिए? अगर मुझे वो काउंट मेन में चाहिए तो इट मीन्स कि काउंट प्राइम को क्या करना चाहिए? काउंट प्राइम फिलहाल काउंट को डिस्प्ले कर रहा है उधर ही। काउंट प्राइम जो काउंट डिटरमिन कर रहा है, काउंट की वैल्यू 0 थी और आफ्टर लूप इसने काउंट की वैल्यू डिटरमिन कर ली, वो काउंट की वैल्यू फिलहाल इधर ही डिस्प्ले हो रही है। मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यू मुझे मेन में नज़र आए। कॉल तो मैंने मेन में ही किया है, देखें कॉल तो मैंने काउंट प्राइम को मेन में ही किया है। मैंने मेन में काउंट प्राइम को कॉल किया, कंट्रोल काउंट प्राइम में चला गया। एक दफ़ा जब हम काउंट प्राइम में आ गए तो इसने 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर थे उसका काउंट फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन काउंट फाइंड आउट करने के बाद उसने वो इधर ही सी आउट कर लिया। मुझे रिटर्न करना है। अगर मुझे वो वैल्यू मेन में चाहिए इट मीन्स कि काउंट प्राइम को ये वैल्यू रिटर्न करनी है। किसको? मेन को। ठीक, तो अगर इसने वैल्यू रिटर्न करनी है इट मीन्स कि मैं वॉइड नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? इंट। और अब वो काउंट को यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले ना कराए बल्कि क्या कराए? रिटर्न कराए सिंपली। ठीक, और अगर मैंने यहाँ पे चेंजेस की हैं, अगर मैंने फंक्शन डेफिनेशन में कोई चेंज की है इट मीन्स कि मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा? मुझे डिक्लेरेशन में भी इसको चेंज करना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा इंट। अब क्या होगा? काउंट प्राइम जो भी काउंट रिटर्न करेगा वो किसकी जगह पे आ जाएगा? वो इसकी जगह पे आ जाएगा। जब एक वैल्यू रिटर्न होती है तो कहाँ पे रिटर्न होती है? जहाँ से वो कॉल गई होती है। इसकी जगह पे जब काउंट रिटर्न हो गया इट मीन्स कि मैं क्या कर सकती हूँ? इसको मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर सकती हूँ लाइक दिस। ठीक, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो किसको मिल जाएगी? काउंट को। लेकिन ये काउंट किसका काउंट है? ये मेन का लोकल वेरिएबल है। और वो काउंट किसका था? वो काउंट प्राइम का था। और एक और काउंट भी था, वो किसका था? काउंट फैक्टर्स का था। तो हमने 3 वेरिएबल देखे काउंट नाम के, लेकिन तीनों क्या थे? डिफरेंट वेरिएबल थे। ये काउंट फैक्टर्स का लोकल वेरिएबल है जो कि फैक्टर्स का काउंट रख रहा है। ये काउंट प्राइम का लोकल वेरिएबल है जो कि प्राइम नंबर्स को काउंट कर रहा है। और ये काउंट जो है ये मेन का वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या सेव कर रहे हैं? काउंट प्राइम जो काउंट रिटर्न कर रहा है उसको सेव कर रहे हैं। तो तीनों के नाम सेम है लेकिन तीनों का स्कोप डिफरेंट है। ठीक, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? सी आउट काउंट। तो यूजुअली फंक्शंस को क्या करना चाहिए? सी आउट नहीं करना चाहिए। दे शुड रिटर्न दी वैल्यूज टू द मेन। सी आउट का काम या सी इन का काम मेन का होना चाहिए। यानी मेन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम द यूजर and then pass them on to the function. Function should do some processing and then return the value to main और फिर main इसको display कराए। जी, ये फंक्शन है काउंट ट्रैप का, इसी को आप करा सकते हैं, इसी के ये इसको भी करा सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको ऐसे करूँ, मैं ऐसे भी कर सकती थी कि काउंट को यूज़ किए बगैर मैं डायरेक्ट सी आउट कर लूँ, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है ना। जब वैल्यू रिटर्न हुई तो इसको मैं डायरेक्ट सी आउट भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि मैंने इसको सेव करना है और मैंने कोई प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसिंग तो आप वेरिएबल पे ही कर सकते हैं। फॉर दैट आई नीड टू हैव अ वेरिएबल। अच्छा जी, और सी आउट आपने ए और बी है तो इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आएगा। अच्छा ये एग्जैक्टली ये ए और बी मैं क्यों चाह रही हूँ? अब मैं ये चाह रही हूँ कि काउंट प्राइम किसी फिक्स रेंज के अंदर मुझे प्राइम नंबर डिस्प्ले करके ना दे, बल्कि मेन में पहले यूज़र से पूछा जाए कि आप किस रेंज में प्राइम नंबर चाहते हैं। वो कहे मुझे फॉर एग्जांपल 1 से 100 नहीं चाहिए, मुझे 200 से लेकर 1000 तक के प्राइम नंबर चाहिए। तो मैंने मेन में यूज़र से वैल्यूज़ पूछी ए और बी। अब ये ए और बी अब किसको पास होना चाहिए? वो जो लूप चलेगा। यस, तो अब मुझे काउंट प्राइम को ये ए और बी पास करना चाहिए कि तुम उस फिक्स रेंज में काउंट प्राइम ना करो, बल्कि जो रेंज मैं तुम्हें दूँ उसके अंदर करो। तो देन आई नीड टू पास ए एंड बी टू काउंट प्राइम। अगर काउंट प्राइम को मैं इंफॉर्मेशन पास कर रही हूँ तो इट मीन्स कि फिर मुझे उसकी पैरामीटर लिस्ट अपडेट करनी पड़ेगी। आई शुड राइट इंट कॉमा इंट, वेरिएबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि फंक्शन डेफिनेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इंट ए को बी को डजेंट मैटर। रीज़न क्या है?
बिकॉज वहाँ से अगर मैं ए पास करूँगी भी तो यहाँ पे तो एक्स नाम का वेरिएबल बनता है ना, ए की वैल्यू एक्स को मिल जाएगी, जरूरी के नाम सेम ही हो, उसी फंक्शन तक लिमिटेड होगा, डेटा डेटा टाइप सेम होगी। ठीक, तो इवन अगर मैं इसको एक्स वाई कर भी लूँ तो क्या होगा, एक तो ये अब आई 1 से नहीं स्टार्ट होगा, आई एक्स से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, वाई तक जाएगा। अब देखें क्या होता है। सो मैंने ए बी, अब ये ए बी काउंट तीनों कहाँ पे हैं, जल्दी से बताएं, टाइम कम है। ये ए बी काउंट कहाँ पे हैं, मेन के स्टैक में है। इनको कोई गार्बेज वैल्यू भी मिल सकती है और जीरो भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कंपाइलर किस तरह का है। ए और बी की वैल्यूज हमने सी इन कर ली, फिर हम क्या कर रहे हैं, काउंट को असाइन कर रहे हैं काउंट प्राइम। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, पहले वो राइट साइड को एवेल्युएट करता है, जब तक उसके पास राइट साइड में कोई वैल्यू आ नहीं जाती वो इसको असाइन नहीं कर सकता। अब उसको राइट साइड पे वैल्यू नज़र नहीं आ रही, उसको राइट साइड पे क्या नज़र आ रहा है, फंक्शन कॉल। तो एक नीचे कंट्रोल जाएगा किसके पास, काउंट प्राइम। और जब काउंट प्राइम के पास कंट्रोल जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, काउंट प्राइम के स्टैक में जाएंगे और इसके स्टैक में सबसे पहले कौन से वेरिएबल्स बनेंगे, एक्स और वाई। और जैसे ही एक्स बना उसको क्या वैल्यू मिली, ए की वैल्यू मिली, जो कि क्या होगी, जो हमने एंटर की होगी। वाई को क्या वैल्यू मिलेगी, जो कि बी की वैल्यू। तो एक्स वाई काउंट प्राइम के स्टैक में है, ए बी मेन के स्टैक में है। हमने सिर्फ वैल्यूज पास की हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पास बाय वैल्यू, वी आर ओनली पासिंग द वैल्यूज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेरी मर्जी कि अगर मैं इसके अंदर इस एक्स वाई को सपोज मैं चेंज कर लूँ, मैं कहूँ बेशक वहाँ से मुझे 10 और 20 सपोज मिल भी गया, लेकिन मैं एक्स को चेंज करके खुद से 15 कर लूँ और वाई को मैं 30 कर लूँ, तो क्या उसका इफेक्ट उस ए बी पे पड़ेगा, नहीं, बिकॉज ए बी तो मेन के स्टैक में थे। आपने ए की वैल्यू एक्स को दी, आपने बी की वैल्यू वाई को दी, अब वो काम ख़त्म। ठीक, अब एक्स वाई को अगर मैं चेंज करूँगी भी तो उसका इफेक्ट ए बी पे नहीं पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू, यू आर ओनली पासिंग द वैल्यूज़। एक मिनट, बट हमने पास किया क्यों था, बिकॉज हम चाहते थे कि उन्हीं पे काम हो। ठीक, तो अब एक्स को ए की वैल्यू मिली, वाई को बी की वैल्यू मिली, ये काउंट है, ये किसके स्टैक में बनेगा, ये काउंट प्राइम के स्टैक में बनेगा, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द काउंट ऑफ मेन। और फिर दोबारा से सारे वही कॉन्सेप्ट हो जाएंगे जी। इसी में अंदर एक फंक्शन में ए और बी अब रिप्लेस कर देंगे, वो डिफरेंट होगा या फिर वो डिफरेंट ही होगा। वही मैं कह रही थी, अगर इस एक्स की जगह मैं इसको बेशक ए भी कहूँ और इसको मैं बी भी कहूँ, या अगर इधर मैं ना भी कहूँ, इसको चलिए पहले इधर कर दूँ, पहले मैंने इसको ए कहा और इसको बी कहा, तो ये ए और बी किसके स्टैक में बनेंगे, काउंट प्राइम के स्टैक में बनेंगे, और वो ए और बी किसके स्टैक में थे, मेन के स्टैक में। तो नाम बेशक सेम हो, ये वेरिएबल्स डिफरेंट ही होंगे। अगर मैंने इस ए और बी को यहाँ चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल A4 B100, तो ये उस ए बी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो हमने जो आप सीन किया वो वैल्यू चेंज होगी, नहीं होंगी ना, वो तो चेंज होंगी और ये चेंज होगी, वो अपनी पुरानी वाली। लेट्स सी, उसको देख भी लेते हैं, चलें। ये तो थोड़ा वो नहीं हो गया, यूजर ने कोई और ट्रेन दी हुई है। वही मैं कह रही कि डजंट मेक सेंस कि हमें चेंज करना चाहिए, लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता चेंज करने से। ठीक, चलिए देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। functions.cpp मैं कहूँ इंटर 10 और 20, तो ए को क्या मिल गया 10 और बी को क्या मिला 20। ये 10 ए को मिला और बी 20 को मिला, और यहाँ से हम ए की वैल्यू 10 पास कर रहे हैं और बी की वैल्यू 20 पास कर रहे हैं। ठीक, ये 10 की वैल्यू किसको मिल गई, इस ए को मिली 10, इस बी को मिली 20, लेकिन ये ए और बी किसके स्टैक में है, काउंट प्राइम के स्टैक में है। तो अगर मैं इस ए को 4 किया तो कौन सा वाला ए चेंज होगा, जो कि काउंट प्राइम वाला है, कौन सा वाला बी चेंज होगा, जो कि काउंट प्राइम वाला है। तो ये जो अब डिस्प्ले करेगा ये 4 और 100 के दरमियान डिस्प्ले करेगा, 10 और 20 के दरमियान नहीं करेगा। ठीक, ये आपने कहा पासिंग बाय वैल्यूज को भी हम पैरामीटर्स को लेके, यस, पैरामीटर्स जो फंक्शन डेफिनेशन में नज़र आए और आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन कॉल में नज़र आते हैं। ठीक, तो वी कैन पास दी आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू। अगर हम बाय वैल्यू पास करते हैं तो फिर हमें पैरामीटर सिंपल इंट लिखने पड़ते हैं। पास बाय रेफरेंस हम अगली क्लास में करेंगे।
तो अब ये 4 से लेकर 100 तक कर रहा है, जो कि इसको यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि अगर एक फंक्शन कॉल जो है उसने एक वैल्यू ही एज्यूम, उसको एक वैल्यू ही मिलेगी आफ्टर दैट फंक्शन इज कॉल्ड, आफ्टर दैट फंक्शन रिटर्न वैल्यू, तो इट मीन्स कि उस फंक्शन कॉल को हम हर उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? राइट साइड पे यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के, ठीक है ना। किसी वैल्यू को हम राइट साइड पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3, द वैल्यूज विल ऑलवेज अपेयर ऑन द राइट साइड। इट मीन्स कि फंक्शन कॉल कैन ऑल्सो अपेयर ऑन द राइट साइड, बिकॉज जब आप कुछ रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। क्या वैल्यू लेफ्ट साइड पे नज़र आ सकती है हमें? कैन आई एवर राइट 3 इज इक्वल टू x, 3 इज असाइंड x? नहीं। इसका क्या मतलब है कि फिर एक फंक्शन कॉल भी आपके पास लेफ्ट साइड पे नज़र नहीं आ सकता। क्यों? बिकॉज जब फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तो यहाँ पे तो वैल्यू आएगी, तो क्या आप वैल्यू को कुछ असाइन कर सकते हैं? नहीं। तो फंक्शन कॉल कैन नॉट अपेयर ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, इट कैन ओनली अपेयर ऑन दी राइट साइड। अच्छा, हमने ये भी देखा कि फंक्शन कॉल इफ़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इफ़ के अंदर हमें क्या चाहिए? ज़ीरो या नॉन ज़ीरो। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है हमें? बूल, ज़ीरो या नॉन ज़ीरो रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स कि फंक्शन कॉल इफ़ के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कॉल हम असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कॉल हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं एक फंक्शन कॉल के अंदर। वो कैसे? सपोज आई आस्क यू टू डिफाइन अ फंक्शन मैक्स, जो कि 2 इंटीजर नंबर में से मैक्सिमम को फाइंड करके रिटर्न करें। तो जल्दी से बताएं कैसे डिफाइन करूँगी मैं इसको। फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। उसने क्या करना है? 2 नंबरों को कंपेयर करना है, ठीक। तो इसकी डिक्लेरेशन कैसे होगी? इंट कॉमा इंट, और जो रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी? इंट ही होगी, ठीक। तो ये होगी उसकी डिक्लेरेशन। फिर इंट मेन में लिखूँगी और मेन के अंदर मैं इसको कॉल करूँगी, लेकिन कॉल अगर मैंने कर लिया और डिफाइन नहीं किया तो फिर भी क्या होगा? मसला होगा, ठीक। इट मीन्स के मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा। कहाँ डिफाइन कर रही हूँ? मेन के बाद डिफाइन करूँ। सो लेट्स डिफाइन मैक्सिमम। मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ। सो मैक्सिमम को जब मैं डिफाइन करूँगी, अब मैं पैरामीटर को नाम दे रही हूँ इंट a या इंट num1, इंट num2, और ये रिटर्न क्या करेगा? इंट। अब जल्दी से बताएं इसका कोड क्या होगा? हाउ वुड इट फाइंड द मैक्सिमम? जी, इस फंक्शन ने दोनों नंबरों में से बड़े वाले को रिटर्न करना है, जो बड़ा हो उसको रिटर्न करे। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 रिटर्न num1, एल्स रिटर्न num2। इवन अगर इक्वल भी होगा तो num2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक। ठीक काम कर रहा है। अब मेन के अंदर मैं इसको कॉल कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा पैरामीटर पास करूँ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। पैरामीटर वैल्यूज के तौर पर भी तो पास हो सकते हैं ना, लेकिन ये पास बाय वैल्यू ही है। पास बाय वैल्यू का मतलब ये होता है, ये तो है ही पास बाय वैल्यू। आप 5 को पास करें किसको? num1 को। 4 को पास करें किसको? num2 को। ये तो है ही कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप बेशक चेंज करें ना चेंज करें, इस पर तो कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं पड़ना। इसको ऐसे देखें, इंट n1 इज़ 5 n2 इज़ 4। अब अगर मैं लिखूँ n1 n2, तो वही बात हुई ना, 5 पास कर रही हूँ और 4 पास कर रही हूँ। ये n1 n2 किसके स्टैक में है? ये मेन के स्टैक में होंगे। ये num1 num2 किसके स्टैक में है? ये मैक्सिमम के स्टैक में होंगे, ठीक। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा होगा, ठीक। तो क्या रिटर्न होगा? num1। num1 की वैल्यू रिटर्न होगी विच इज़ 5। वो 5 कहाँ पे आ जाएगी? इस पूरे फंक्शन कॉल की जगह पे क्या आ जाएगा? 5, जो हम किस पे साइन कर रहे हैं? मैक्स को। देन वी आर डिस्प्लेइंग इट, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 3 नंबरों का मैक्सिमम फाइंड करें, तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं 3 नंबरों के लिए मैक्सिमम वाले को डिफाइन करूँ। नेस्टेड लूप किसके अंदर लगाऊँ?
या तो मैं 3 नंबरों के लिए अलग से डिफाइन, तीनों के लिए मैं एक मैक्सिमम फंक्शन डिफाइन करूँ। लूप इसके अंदर ही लगेगा, लेकिन इसको बाहर से कितनी वैल्यूज मिलेंगी? अगर इसने 3 वैल्यू को कंपेयर करना है तो इसको बाहर से कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3 इंट num1 इंट num2 इंट num3, और चाहे जो भी लॉजिक हो वो रिटर्न कर ले, ठीक। बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि नहीं, आप 3 वैल्यूज को कंपेयर करें बट बाय यूजिंग दिस फंक्शन ओनली, जो कि 2 को कंपेयर कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि मेन के अंदर मैं 3 वैल्यूज को ही कंपेयर करूं, 3 वैल्यूज को कंपेयर करूं, लेकिन फंक्शन मैंने ये 2 वाला यूज करना है, अलग से 3 वाला डिफाइन नहीं करना। कैसे करें? ऐसी कंडीशन में आ सकते हैं कि जैसे कि जो वहाँ से आंसर आएगा उसको नीचे पे यस, रिटर्न जो सबसे बड़ा हो उसको रिटर्न कर देना। एग्जैक्टली। हम क्या करेंगे, तो तब इसको भी रिटर्न कर देना। देखें, अगर मैं कहूँ कि 3 नंबरों जी कंपेयर करो तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ, 3 नंबरों वाला एक मैक्सिमम फंक्शन डिफाइन करूँ लाइक दिस इंट मैक्सिमम, और उसको 3 पैरामीटर मिले और मेन के अंदर मैं इसको कॉल करूँ। मैं लिखूँ इंट मैक्स और उसको मैं कॉल करूँ किसके साथ? मैक्सिमम n1 n2 n3 एंड सपोज n3 यहाँ पे कुछ है। एक तरीका तो ये है। अब इसके अंदर जो भी लॉजिक है वो फिलहाल मैं इस लॉजिक को नहीं डिस्कस कर रही। ये क्या रिटर्न कर लेगा? तीनों में से जो भी बड़ा होगा वो रिटर्न कर लेगा, वो मैक्स को मिल जाएगा। मैंने इसको कमेंट कर लिया, ठीक। एक तरीका तो ये है। मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं, आपने 3 पैरामीटर्स वाला फंक्शन यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ 2 पैरामीटर वाला फंक्शन ही है, लेकिन कंपेयर आपने 3 को करना है। तो कैसे करेंगे? एक तो रूल फंक्शन यस, पहले फर्स्ट 2 को पास करें मैक्सिमम को, वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होती है उसको थर्ड के साथ कॉल करें। कैसे करेंगे आप बताएं? चलिए अब आप ही बताएंगे, सही नहीं आपको नहीं आ रही समझ, बताएं कैसे करेंगे। नाउ आई वांट क्या कि पहले मैं मैक्सिमम को कॉल करूँ किस पे? n1 और n2 पे। ये उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर लेगा, ठीक। और जो भी वैल्यू रिटर्न हो उसको फिर मैं किस साथ कंपेयर करूँ? n3। वेरिएबल आने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकती हूँ। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा? क्या ये काम करेगा? इसको कैसे देते हैं? एक मैक्स नाम का वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। सबसे पहले क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर कब तक काम नहीं करता? जब तक कि उसको यहाँ पे कोई वैल्यू मिल ना जाए। लेकिन उसको तो वैल्यू नहीं मिल रही, उसको क्या मिल रहा है? उसको तो फंक्शन कॉल नज़र आ रही है। इट मीन्स कि उसने फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या चाहिए? मैक्सिमम ने अब कॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन फंक्शन तब कॉल होता है जब उसके पास पैरामीटर की वैल्यूज तो हो ना। उसको n3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10। n3 की जगह तो वो 10 एज्यूम कर लेगा, लेकिन उसको दूसरा पैरामीटर नहीं मिल रहा, ठीक। ये फंक्शन उसी फंक्शन में कॉल होगा जहाँ पर दो Yes. पैर हो चुके हैं ना। एग्जैक्टली उसी को कॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस कोशिश में उसको चाहिए उसके पास दोनों पैरामीटर्स की वैल्यूज हों। उसके पास पहले पैरामीटर की वैल्यू भी हो, उसके पास दूसरे की भी वैल्यू हो। पहले की वैल्यू तो इसके पास है, लेकिन दूसरी की वैल्यू इसके पास नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो फिर इसको कॉल करेगा। जब उसने इसको कॉल किया, ठीक, तो n1 की वैल्यू क्या पास हुई? 5। n2 की वैल्यू क्या है? 4। मैक्सिमम पहले किस पे कॉल होगा? 5 और 4 पे। कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, 5 और 4 यहाँ पे आएगा। इसमें से जो भी मैक्सिमम है 5 वो रिटर्न होगा, और वो रिटर्न होकर किसकी जगह पे आ जाएगा? जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था? यहाँ से कॉल हुआ था ना, पहले कॉल यहाँ से गई थी। तो 5 और 4 में से कौन सा मैक्सिमम है? 5, वो यहाँ पे आ गया। अब इस मैक्सिमम को 10 भी नज़र आ रहा है और 5 भी नज़र आ रहा है। अब दोबारा मैक्सिमम कॉल होगा। अब मैक्सिमम कॉल होगा 10 और 5 num1 num2 को मिलेंगे। दोनों में से जो भी मैक्सिमम है 10, वो इस पूरे फंक्शन कॉल की जगह पे आ जाएगा, और 10 फिर फाइनली किसको मिल जाएगा? इस मैक्सिमम वेरिएबल को मिल गया, ठीक। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि एक फंक्शन कॉल के अंदर भी एज ए पैरामीटर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन का नेम चेंज नहीं होगा अगर किसी को कॉल करें, सेम होगा। जैसा कि अपने दूसरे को कंपेयर करना चाहें, तीसरा निकालने के लिए अपने
फंक्शन का नाम कोई सेम रखा बिकॉज है। उसी फंक्शन को कॉल करना है ना, मैंने कोई और फंक्शन तो नहीं कॉल करना। देखें फंक्शन को तो मैंने इसी फंक्शन को मैं 2 दफ़ा कॉल कर रही हूँ। फंक्शन का नाम वही मैक्सिमम है, इसको मैं 2 दफ़ा कॉल कर रही हूँ। कैसे? पहली दफ़ा मैंने पहले इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की, ठीक, लेकिन ये फंक्शन इसलिए कॉल नहीं हो सकता कि इसके पैरामीटर्स अभी फाइनलाइज नहीं है। पहले पैरामीटर तो फाइनल है, दूसरा पैरामीटर फाइनल नहीं है, तो इसको पैरामीटर चाहिए। लेकिन इसको पैरामीटर की जगह पे क्या नज़र आया? फंक्शन कॉल नज़र आया। इसने फिर इस फंक्शन को कॉल करने की कोशिश की। इस फंक्शन कॉल में दोनों पैरामीटर अवेलेबल थे। हम जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो हम इसी फंक्शन पे ही आए हैं, ठीक। इसको 5 मिला, इसको 4 मिला, दोनों में से जो भी मैक्सिमम था 5 वो रिटर्न होके यहाँ पे आ गया, ठीक। अब 10 और 5 किसको मिल रहे हैं? दोबारा इसी फंक्शन को। तो यही फंक्शन दोबारा से कॉल होगा बट विद डिफरेंट वैल्यूज़। फंक्शन वही वाला कॉल हो रहा है लेकिन 2 दफ़ा कॉल हो रहा है। पहली दफ़ा हम उसे कुछ और वैल्यूज़ भेज रहे हैं, दूसरी दफ़ा हम उसे कुछ और वैल्यूज़ भेज रहे हैं। क्लियर सबको? इट मीन्स कि अ फंक्शन, ये आपको सिर्फ ये बताना था कि फंक्शन कॉल जो होता है वो अल्टीमेटली उसकी जगह पे कोई वैल्यू आ ही जाती है। जब वैल्यू आ जाती है तो जहाँ जहाँ हम वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे फंक्शन कॉल को यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ को हम एज पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं तो फंक्शन कॉल को भी हम एज पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ को हम इफ़ वाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं तो फंक्शन कॉल को भी हम इफ़ वाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कॉल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब सिर्फ एक और कॉन्सेप्ट, बस आखिरी बात। सपोज अब आपसे कहूँ कि नहीं, आप मैक्सिमम के लिए 2 पैरामीटर वाला फंक्शन भी डिफाइन करें और आप मैक्सिमम के लिए 3 वाला भी डिफाइन करें। अब मेरी मर्ज़ी, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 3 पैरामीटर्स के लिए अलग से फंक्शन डिफाइन करें, तो आप क्या करेंगे? इंट मैक्सिमम और 3 पैरामीटर्स यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? जब फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन पैरामीटर अगर नंबर सेम हो या उनकी टाइप सेम हो। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? कि 2 फंक्शंस हैं, दोनों के नाम सेम हैं। दोनों के नाम क्यों सेम है? बिकॉज दोनों का काम सेम है। इसने भी मैक्सिमम फाइंड आउट करना है और 3 वाले ने भी मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। और ये गेटिंग मैं क्या कह रही हूँ? पहले फर्स्ट टाइम मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया था कि आप 3 नंबरों को कंपेयर करें बाय यूजिंग ओनली दिस फंक्शन। तो आपने क्या किया था? एक फंक्शन कॉल को दूसरे फंक्शन कॉल के अंदर नेस्ट कर लिया था। अब एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का, और मैं कह रही हूँ कि 2 नंबरों के लिए अलग से मैक्सिमम हो और 3 नंबरों के लिए आप अलग से मैक्सिमम फंक्शन डिफाइन करें। तो चूँकि उसने भी मैक्सिमम ही फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए मैंने नाम उसका मैक्सिमम ही रखा है लेकिन पैरामीटर्स मैंने बढ़ा दिए कितने? 3। अब इसकी लॉजिक क्या होगी? इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2 एंड num1 इज़ ग्रेटर देन num3 तो रिटर्न num1 एल्स इफ वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक। चाहे जो भी लॉजिक हो, इस कॉन्सेप्ट हम क्या कहते हैं? जब फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोड का मतलब है कि फंक्शन का नाम सेम है, एक ही नाम के फंक्शन से हम 2 डिफरेंट काम करवा रहे हैं, ठीक। अगर इसका नाम मैं मैक्सिमम की जगह मैक्स रख दूं तो क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग होगा? फिर ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, ठीक। नाम हम क्यों सेम रखते हैं? बिकॉज हम कह रहे हैं कि जब काम सेम है तो उनके नाम भी सेम होने चाहिए। तो अगर नाम सेम हो और पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो तब हम कहते हैं इसको फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि किस वाले को कॉल करना है? इस वाले को कॉल करूं या इस वाले को कॉल करूं? कंपाइलर कैसे? वो पैरामीटर को देखेगा कि मैंने मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर तो मैंने मेन के अंदर 2 पैरामीटर के साथ कॉल किया है तो कौन सा वाला कॉल होगा? 2 वाला कॉल होगा। और अगर मैंने 3 के साथ कॉल किया है तो कौन सा वाला कॉल होगा? 3 वाला कॉल हो जाएगा। अगर पैरामीटर का नंबर सेम हो लेकिन टाइप डिफरेंट हो फिर भी ओवरलोडिंग है, मैं फिर नहीं कर सकती, फिर एरर देगा, ठीक। सपोज मैंने मैक्सिमम का फंक्शन डिफाइन किया है, पैरामीटर मुझसे 2 ही ले रहा है लेकिन अब वो फ्लोट है उसकी टाइप, तो इट मीन्स कि मुझे उसके लिए एक अलग से फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ना। उसका नाम क्या होगा? मैक्सिमम
उसकी टाइप क्या होगी अब पैरामीटर्स की, फ्लोट n1, फ्लोट n2 और फिर रिटर्न भी क्या करेगा, फ्लोट। तो अभी भी ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर के नंबर तो सेम है लेकिन टाइप डिफरेंट है। तो आप पैरामीटर में चाहे उसका नंबर चेंज करें चाहे टाइप चेंज करें, बट अगर फंक्शन का नाम सेम रहता है तो हम कहते हैं कि इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर? चलिए अगली क्लास में इंशाल्लाह, जो कि लास्ट क्लास होगी फ्राइडे को, सॉरी मंडे को, उसमें फिर हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।